जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए हैं। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान। उसमें हम देखेंगे भौतिक रसायन पहले देखेंगे। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो वो की जाती है प्रस्फुरण गणक के द्वारा की जाती है। जो प्रस्फुरण गणक होता है उसका प्रयोग पृथ्वी तल के ऊपर और पृथ्वी तल पर रेडियोमीटर सर्वे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही होगा। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत शरक यानी कि शेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होगा निकल और कैडमियम। इन बैटरियों में निकल जो होता है हाइड्रोक्साइड धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, और जो कैडमियम वो होता है वो हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। निकल जो होता है धनात्मक और कैडमियम ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोड के रूप में रहता है। तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें सही होगा। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वो होता है यूरेनियम ऑक्साइड जो होता है उसका। और येलो केक का प्रयोग नाभिकीय संयंत्र के लिए यूरेनियम ईंधन बनाने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो अनियंत्रित होती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा जो कण होता है, प्रत्येक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें पूछा है कि इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है, क्योंकि जो अगर हम अल्फा कण की अगर द्रव्यमान संख्या देखें तो 2 इसके और 2 + 2 = 4 होते हैं, और हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है और द्रव्यमान संख्या जो होती है परमाणु संख्या की डबल होती है यानी कि 4। तो इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। तो ये सही है, इसमें बी जो होगा सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ दिए गए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों के नामों को, ये वैज्ञानिक के नाम हैं, उनके विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो डॉक्टर राजा रमन्ना है वो नाभिकीय भौतिकी जो है उनके जो वैज्ञानिक है नाभिकीय भौतिकी डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है वो कृषि विज्ञान। डॉक्टर M.S. जो स्वामीनाथन है जिन्हें भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में भी जाना जाता है, M.S. स्वामीनाथन को। और फिर देखिए प्रोफेसर U.R. राव, जो प्रोफेसर U.R. राव है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान। जो प्रोफेसर U.R. राव थे वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो केंद्र है इसरो उसके अध्यक्ष थे ये। और प्रोफेसर मेघनाथ शाह, जो प्रोफेसर मेघनाथ शाह ऊष्मागतिकी और खगोल भौतिकी से संबंधित है। जो प्रोफेसर मेघनाथ शाह है वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने साहा समीकरण के द्वारा तारों में होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का वर्णन किया था। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो वो है जर्कोनियम न्यूट्रॉनों का अवशोषण करता है, अतः इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जर्कोनियम मंदक के रूप में। तो ऑप्शन सी सही होगा। बेरियम एक उपरोक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम जो होता है एक्सरे किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। अगर बिना बेरियम लिए अगर हम पेट का एक्सरे लेते हैं तो इससे जो एक्सरे किरणें होती है वो मांस में से पार निकल जाती है और इससे जो फोटोग्राफ होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट जो 60 होता है वो गामा किरणें जो होता है उसको उत्सर्जित करता है, और जो इसका उपयोग है कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन सी होगा सही होगा। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य है, एक को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नांशों का उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए।
कथन है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, NH3 अमोनिया। जबकि घरेलू प्रशीतक यानी कि जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होते हैं घरेलू जो होते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो बड़े शीतगृह होते हैं उसमें जैसे कि डेयरी, वेयर हाउस, क्रीम प्लांट जो होते हैं उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों ही सही है और आर जो होता है एक ही सही स्पष्टीकरण है। अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, तो दोनों ही सही होगा इसमें। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। मीथेन CH4 मीथेन का ये रासायनिक सूत्र है। तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। जो परमाणु में कक्षकों का भरने का जो होता है आपबाउ सिद्धांत द्वारा होता है। आपबाउ सिद्धांत जैसे कि हम देखें जैसे कि S, P, D, F ये उपकोष होते हैं। S में 2 परमाणु आ सकते हैं अधिकतम, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 आ सकते हैं। तो आपबाउ जो सिद्धांत है उसके द्वारा तो पहले आता है 1S, फिर आता है 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F जितनी संख्या है उतनी बार, फिर 5S, 5P, 5D। तो ये आगे से आगे चलता रहता है। तो जो भी ऐसे पहले 1S में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 2S में, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, 4P, 5S। यानी कि पहले आएगा हमारा, अगर हम देखें तो पहले आएगा 1S, फिर 2S में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2P कक्षक में भरा जाएगा, फिर 3S में भरा जाएगा, फिर 3P में, फिर 4S। तो इसके क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है तो S2, 1S2, 2S2, 2P6 हो जाएगा, 3S2, 2P6, 4S2, 4, फिर 3D अगर आगे आएगा 3D तो 3D के ऊपर आएगा 3D10। तो ऐसे ये चलेंगे। तो ये आपबाउ के क्रम से आपबाउ सिद्धांत द्वारा भरे जाते हैं परमाणु कक्षक। तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें सही होगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा, तो 8 महीने लगेंगे। क्योंकि अगर हम देखें रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्ध आयु 4 महीने है, इसका मतलब 4 महीने बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा हाफ हो जाएगी। 4 माह बाद अगर हम देखें रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है पदार्थ की मात्रा आधी हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। तो अगर हम 8 महीने बाद देखें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो मात्रा होगी 1/4 हो जाएगी, यानी कि 1/4 हो जाएगी। और 8 माह बाद अगर हम रेडियो एक्टिव पदार्थ की अविघटित पदार्थ की मात्रा देखें, अविघटित पदार्थ की मात्रा देखें तो वो हो जाएगी 1 - 1/4, यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 के लिए 8 महीने। तो हमसे पूछा गया था कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो 3/4 का क्षय होने में उसे 8 महीने लगेंगे। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जर्केनियम जो है, जर्कोनियम वो रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि जर्कोनियम जो है उसकी परमाणु संख्या 40 है और जिनकी परमाणु संख्या 80 से ऊपर होती है वही तत्व रेडियो एक्टिविटी दर्शाते हैं, क्योंकि इन तत्वों के नाभिक जो होते हैं अस्थायी होते हैं। तो इसकी 40 है, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये विशिष्टता है और ये कण है। तो शून्य द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन हमेशा शून्य आवेशित होता है। आंशिक आवेश अगर हम देखें तो क्वार्क का होता है, या क्वार्क भी कहते हैं, क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण अगर हम बात करें, आंशिक प्रचक्रण प्रोटॉन और पूर्णांक प्रचक्रण जो होगा वो फोटोन। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा इसमें। आयनीय यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते, अविलेय यानी कि घुलते नहीं है, तो ये सही है। जो आयनिक यौगिक होते हैं वे विद्युत अपघट्य होते हैं, जिन्हें पानी में विघटित
होने पर वो धनायन और ऋण आयन यानी कि धनायन और ऋण आयन इनमें वो टूट जाते, किंतु जो अकार्बनिक विलायक होते हैं जैसे अल्कोहल और एक और होता है एसीटोन, इसमें अविलय होते हैं क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अध्रुवीय होती है, तो ये सही है। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ठोस अवस्था में क्योंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आयनिक यौगिक के वो गतिशील अवस्था में नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने क्रिस्टल लेटिस में बंधे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बंधे हुए होते हैं, तो वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, उस वक्त ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। तो दूसरा गलत होगा, पहला सही है कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलय होते, अल्कोहल एसीटोन जो भी कार्बनिक विलायक है उसमें अविलय होते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से दर्शाते हैं उसका संबंध अभिविन्यास से है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग लिया जाता है, तो ये सही है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो द्रव सोडियम होता है उसका शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी विकिरणों का विच्छेदन कर सकता है? जो क्रूक्स कांच होता है, तो क्रूक्स कांच में पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है इसको, तो ऑप्शन डी सही होगा। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इन दोनों का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा इसमें। हाइड्रोजन ईंधन शेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो वो जल निर्मित करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी कि वे ईंधन सेल जिनमें हाइड्रोजन ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन जो होती है उपचायक के रूप में प्रयुक्त होती है, तो उसे हम हाइड्रोजन ईंधन सेल कहते हैं, और ये वाहनों के लिए प्रयुक्त होते हैं और रेचन के रूप में ये पानी निर्मित करते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो भारी जल जो होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। भारी जल जो होता है उसको हम गुरु जल भी कहते हैं, गुरु जल H2O। तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के एक तो भारी जल और एक होता है ठोस ग्रेफाइट, इन दोनों का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो होती है द्विध्रुवीय होती है। जो अगर हम जल को देखें तो H+OH- तो द्विध्रुवीय इसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये प्लस वाला जो है वो ऋणात्मक जो आवेश वाला होगा उनको आकर्षित करेगा, और OH- जो है वो प्लस धन वाले किसी भी परमाणु को आकर्षित करेगा, तो इसकी जो प्रवृत्ति होती है द्विध्रुवीय होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो जो उर्वरक होता है वे रासायनिक यौगिक होते हैं उर्वरक जो पौधों को उनके अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो NPK जो है वो एक मिश्रित उर्वरक है। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P यानी फॉस्फोरस और K यानी पोटेशियम, तो ये एक मिश्रित उर्वरक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट का होता है Na2S2O3 प्लस 5 वाटर के अणु, तो 5H2, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, और इसका प्रयोग चांदी के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है और फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो जो क्रोमियम जो होता है वो लोहे के साथ मिश्रित होकर इस्पात बनाता है, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सोडियम जो होता है वो सोडियम, या फिर अगर हम देखें कोबाल्ट निकल, सोडियम कोबाल्ट निकल, ये पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, लोहा, बोरॉन, क्लोरीन, ये सब कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं, लेकिन सोडियम, कोबाल्ट और निकल जो है वो अनिवार्य
नहीं होते, तो ऑप्शन सी सही होगा। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एसेटिन, इनको सम्मिलित रूप से हैलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटिन, इनको सम्मिलित रूप से हैलोजन कहते हैं। और जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट जो होता है इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट और 5 जल के अणु 5H2O। एप्सम साल्ट हम मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं MgSO4 और 7 H2O होते हैं, 7 अणु मैग्नीशियम MgSO4 7 H2O, इसको हम एप्सम साल्ट बोलते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का Na, बाई का H, कार्बोनेट का CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग सनसनाहट वाले जो भी पेय पदार्थ होते हैं उसमें किया जाता है। और एक होता है कास्टिक सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा इसमें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये फोटोग्राफी जो होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक और जो पोटेशियम टार्टरेट होता है वो बेकरी जो होती है उसमें काम आता है। तो ऑप्शन जो ए होगा ये सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक जो होता है वो स्टील और लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाई जाने के लिए चार्ज की सामग्रियों में से एक इसका कार्य है। तो कोक जो होता है उसका प्रयोग जो ब्लास्ट भट्टियाँ होती है उसमें ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कोक का। ये अपचायक के रूप में क्रिया करना इसका एक, और ऊष्मापूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही होगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा जो है वो अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम एक क्रियाशील धातु, कोई भी क्रियाशील धातु होती है उसको हम पारे यानी कि मरकरी Hg के साथ अगर हम इसको मिलाते हैं तो उससे अमलगम बनती है। जैसे तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, इसको अगर हम मरकरी पारे के साथ मिलाते हैं तो अमलगम बनाते हैं, किंतु लोहा जो होता है वो अमलगम नहीं बनाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 33-34, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनें। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये सही है। सोडियम धातु वायु प्रभावी होने पर जल जाती है। तो सोडियम धातु जो होती है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है वो, इसलिए वो वायु के संपर्क में आते ही जलने लग जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, सोडियम धातु। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी, और पानी की विशुद्धता ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, उसको उस अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाते हैं हम, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है और इस क्रिया से ऊष्मा निकलती है, और इसलिए पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण उस मिश्रण का जो ताप होता है वो अधिक नहीं हो पाता है। और इसके विपरीत अगर हम अम्ल में पानी मिलाते हैं तो जो पानी मिलाने पर अचानक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और अन्य क्षति भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो पहला जो होगा सही होगा इसमें। सूची 1 प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पदार्थ और सूची 2 तत्व से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, तो ए का 4 होगा। संगमरमर की अगर बात करें तो कैल्शियम, बालू जो होती सिलिकॉन, और माणिक्य एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन जो बी होगा हमारा सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो सूची 1 और सूची 2, तो जर्मन सिल्वर ये मिश्र धातुएं हैं। तो जर्मन सिल्वर जो है निकेल, जो जर्मन सिल्वर है वो कॉपर, निकेल और जिंक इनकी मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। सोल्डर की अगर बात करें तो सोल्डर जो है वो टीन, कॉपर, लेड और एंटीनी इन सब की मिश्र धातु होती है वो। और अगर हम देखें ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, और हाइपो जो है वो सोडियम, जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसको हाइपो कहते हैं हम, सोडियम यानी कि Na2SO3 और 5H2O, इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इसी को हम हाइपो कहते हैं। तो सोडियम से मिलेगा, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, Na2S2O3 प्लस 5H2O, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कठोर और तन्य होता है और इसका जो गलनांक होता है वो भी बहुत ज़्यादा उच्च होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते, इसका अर्थ है कि इस पर निक्षेपण होना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और फिर एनोडीकृत जो धातु होती है उसका क्षरण बढ़ जाता है और प्रतिरोध क्षमता भी कम हो जाती है। तो एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के उपयोग के लिए और फसल की सिंचाई के लिए, तो चारों ही सही है। जो जल की कठोरता होती है उसमें उपस्थित मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, नाइट्रेट होते हैं, उनकी वजह से जल में कठोरता होती है। और इसमें फसल की सिंचाई में भी कठोर जल प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है इसमें, तो इससे क्या होता है मिट्टी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए फसल की सिंचाई के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का विद्युत अपघटन होता है। जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो इसका जो घोल होगा जलीय वो अम्लीय होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसमें। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जो ऊपर से नीचे आते हैं वो वर्ग होते हैं और जो बाएं से दाएं जाते हैं वो आवर्त होते हैं। तो तत्वों के किसी वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, सही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उससे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो होती है, क्योंकि आकार बढ़ता है परमाणु का, परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो कम होती है, तो ऑप्शन जो इसमें बी होगा वो सही होगा। सूची 1 उपचयनांक और तथा तत्व के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो उपचयनांक होता है उसको हम ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो इसमें उपचयनांक दिए हुए हैं और ये तत्व दिए गए, इसमें बोल रखा है जो 2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का उपचयनांक है, यानी कि कैल्शियम का ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम देखें, जिस किसी की भी हमें ऑक्सीकरण संख्या या उपचयनांक निकालता है उसको हम x मान लेते हैं। और प्लस ऑक्सीजन की हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या -2 होती है, इक्वल्स टू में 0 लग देते हैं, तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 2। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का उपचयनांक जो होगा वो 2 होगा। और अगर देखें तो बी जो है 3 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है, जो सी है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीज की, और जो 6 है वो H2SO7 में S का उपचयनांक है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज का देखें तो मैग्नीज जो है उसको हम X मान लेंगे, प्लस
ये जो 2 है उसको गुणे में ले लेंगे और ऑक्सीजन के हम जानते हैं -2 = 0, तो x = -4 = 0, तो x = 4 हो जाएगी। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है 4 है। इसी तरह हम सबकी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें सही होगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से लिखिए। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। तो कृत्रिम जो प्रक्षालक होते हैं वो सोडियम लवण होते हैं। क्षारीय हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं कृत्रिम प्रक्षालक। तो ये कठोर जल में भी झाग बना सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, तो कृत्रिम प्रक्षालक जो होते हैं उनके घुलनशील लवण बनाते हैं। तो दोनों ही सही है इसमें, तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है कि बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, क्योंकि बेरियम जो होता है बी है बेरियम, और स्ट्रोंशियम यानी कि एस आर, इसको इससे डिनोट करते हैं। तो ये बहुत क्षारीय मृदा धातुएं होती है और ये धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है दोनों, इसलिए प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, क्योंकि फिर ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके कोई भी यौगिक बना लेती है। तो ये गलत होगा। दूसरा, सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की दर से वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। 45 से 49 क्वेश्चन नंबर तक 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। दोनों को सावधानीपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें उत्तर चुनना है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ऊपर से नीचे घटती है, तो ये गलत होगा। किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे बढ़ती है, ये सही है। परमाणु त्रिज्या जो होती है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। पहला सही गलत है, दूसरा सही, कारण सही है। कोयला आधारित तापीय बिजली के अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। तो जो कोयला, अगर हम देखें, कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो दोनों ही सही है। लेकिन आर जो होता है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जो कोयला होता है ना, कोयला आधारित तापीय बिजली के अम्ल वर्षा में अंशदायी इसलिए होते हैं क्योंकि इससे जो निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 जो गैसें होती है वातावरण की नमी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। तो इसलिए करती है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। अग्निशामकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है अग्निशामक में, तो ये सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है। और पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, तो ये सही है। तीनों ही इसमें सही होंगे। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। तो वो है स्ट्रोंशियम तथा बेरियम जो होते हैं। स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके द्वारा आतिशबाजी जो होती है उसमें रंग आते हैं। इन दोनों को अगर हम ज्वाला आग में डालते हैं तो इससे रंग उत्पन्न होते हैं। स्ट्रोंशियम जो होते हैं उससे लाल रंग उत्पन्न होता है आतिशबाजी में, और जो बेरियम जो होता है उससे हरा रंग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सोल्डर जो होता है वो शीशा तथा टिन की जो होती है मिश्र धातु होती है सोल्डर, और सोल्डरिंग एक घुलनशील प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, मतलब मंद यानी धीरे धीरे चालन नहीं करता, वो है सिलीनियम। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।